हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई। इसी में हम लोग सारा चीजें डिस्कस करेंगे। क्या बोलता हूँ, एस एंड पी, पी ब्लॉक के काफी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। एस ब्लॉक की भी काफी चीजें डिस्कस होंगी, लेकिन पी ब्लॉक तो बहुत सारा चीज डिस्कस हो जाएगा, आधा से ज्यादा। तो लिख लीजिएगा बच्चों, बॉन्ड। ठीक ना, हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब क्या होता है ना, कि अट्रैक्शन। ठीक ना, अट्रैक्शन दो चीजों के बीच में, जैसे मान लो दो चीजें हैं, दो एटम है, दो मॉलिक्यूल है। आवाज कट रही है क्या बच्चों मेरी? आयुष? नहीं सर। अच्छा अच्छा। तो बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक ना, तो एटम के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है। तो सिंपल सा मतलब होता है बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन। अब हम आपको समझा रहे हैं, जो बॉन्ड होता है ना, ये दो टाइप का होता है। बॉन्ड आर ऑफ टू टाइप। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बच्चों होता है इंटर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, में लिखता हूं प्राइमरी। ठीक ना, ये प्राइमरी बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्ड, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक ना, प्राइमरी बॉन्ड हो गया और सेकेंडरी बॉन्ड। अच्छा, प्राइमरी का मतलब होता है बच्चों इंटर एटॉमिक। ठीक ना, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक का मतलब कि दो एटम के बीच में लगेगा। ठीक ना, दो एटम के बीच में लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक। और यहां पर सेकेंडरी बॉन्ड, तो सेकेंडरी बॉन्ड मतलब होता है इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, इंटर मॉलिक्यूलर। ठीक ना, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक ना, इंटर मॉलिक्यूलर। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होता है। इसमें जैसे आपका आयोनिक बॉन्ड हो गया, इंटर एटॉमिक में आयोनिक बॉन्ड हो गया। दूसरा हो सकता है कोवैलेंट। ठीक ना, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तीसरा हो गया बच्चों कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक ना, फोर्थ हम लोग बोल सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक ना, तो ये जो बॉन्ड्स हैं, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के टाइप हैं। और सेकेंडरी बॉन्ड में जो होता है एग्जांपल, इसमें जैसे आपका हो गया वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्कस करेंगे हम लोग काफी डिटेल में। वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा जो होता है हम लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं H बॉन्डिंग। ठीक ना, तो ये है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो टाइप आप लोग पढ़े होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर, और दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक ना, ये चीज है। अच्छा, एक चीज और है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है, प्राइमरी बॉन्ड जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक ना, प्राइमरी जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, और सेकेंडरी बॉन्ड जो होता है ये वीक होता है। इसीलिए ये जो प्राइमरी बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200 टू 400 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये होती है 2 से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल, 42 किलो जूल पर मोल, ये इस तरीके से। तो ये है क्लासिफिकेशन इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर का, वीक और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है।
ठीक ना। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये बच्चों आप लोग याद रखोगे कि ये 8 से लेकर के 42 किलो जूल पर मोल के बीच में, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये 2 से 8 के बीच में होता है। किलो जूल पर मोल यूनिट आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक ना। तो ये होता है, ये है आपका, इसको जल्दी से बच्चों कॉपी कीजिए। तो ठीक है बच्चों, कॉपी कर लिया आप लोग, कर लिया आकाश कॉपी? अब हाँ सर। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, रीजन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन लिख लीजिएगा ऐसे, रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक ना। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सपोज मान लीजिए हमारे पास में दो चीजें हैं, दो चीजें, मान लीजिए कि आपके पास में दो एटम है, ए है और बी है। तो मान लीजिए मैं एटम को यहाँ पर ऐसे बना रहा हूं, ये एटम ए है, और मान लीजिए कि ये एटम आपका बी, ठीक ना। यहाँ पर ये ए और हमने यहाँ पर बोल दिया बी। देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। दूसरे वाले में भी भाई इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि पहला वाला जो है इसमें n प्रोटॉन मान लेते हैं, n प्रोटॉन, या फिर आप ऐसे समझिए ना कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ए के प्रोटॉन होंगे, पीए, पीए का मतलब प्रोटॉन ऑफ ए, और यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो ईए मैं रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। एन वगैरह का यहाँ पर कोई खास जरूरत नहीं है। तो पीए का मतलब कि टोटल ए के प्रोटॉन, और ईए का मतलब टोटल ए के इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अब दूसरा जो है यहाँ पर पीबी, मतलब बी के प्रोटॉन, और यहाँ पर है ईए या ईबी, बी के इलेक्ट्रॉन। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि अभी इन दोनों के बीच में मान लीजिए r इज इक्वल टू इन्फिनिटी डिस्टेंस है। मान लीजिए एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब बहुत ज्यादा दूर है, ठीक ना, एक दूसरे से, ठीक ना। ये चीज है, अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर तो है ये। अच्छा ध्यान दीजिएगा भाई, मैं ऐसा बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, जब ये बहुत दूर होंगे, काफी एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे, तो इनके बीच में क्या करते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब दो एटम काफी ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो उनके बीच में डोमिनेट करता है अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन जैसे जैसे वो क्लोज आते जाएंगे, क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे, जब बहुत क्लोज आ जाते हैं ना, तो वहां पर रिपल्सन डोमिनेट करने लगता है, ठीक ना। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर, देखिए प्रोटॉन, ए का प्रोटॉन पीए, यानी पी ए का प्रोटॉन और बी का इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, या फिर बी का प्रोटॉन और ए का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक ना, यहां पर अट्रैक्शन होगा, ठीक ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पीए पीबी, अच्छा ईए ईबी, इनके बीच में क्या होगा भाई, रिपल्सन होगा, ठीक ना। तो यहां पर बच्चों दोनों चीजें हैं, अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि जब इनके बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होगी, जब ये बहुत डिस्टेंस पर होंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है।
ठीक ना। तो और जब जब काफी क्लोज में आ जाते हैं तो इनके बीच में कौन डोमिनेट करता है, रिपल्सन। तो इसको बोला जाता है अट्रैक्शन जो होता है ना, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स बोला जाता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स, ठीक ना। और यहां पर इसको रिपल्सन जो होता है ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स होता है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, जस्ट मेरे को मालूम था तो मैंने बता दिया कि अट्रैक्शन जो होगा ज्यादा डिस्टेंस पर डोमिनेट करता है, रिपल्सन जो होता है कम डिस्टेंस पर डोमिनेट करता है। आपको हम समझाएंगे। अभी देखिए ध्यान से, हम लोग एक चीज जानते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक ना, स्टेबिलिटी। रुको रुको मैं खोल रहा हूँ, टेंशन मत लो, लिखने का टाइम दूंगा बच्चों, ठीक ना। हम लोग लिखते हैं स्टेबिलिटी एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सुनिएगा ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों एक फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर ए बी। पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बता दिया है, इस तरीके से होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से कि हम बोलते हैं कि इफ आर ए बी, अच्छा ए और बी के बीच में जब ज्यादा डिस्टेंस है तो कौन डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। ध्यान से देखिएगा, इफ आर ए बी इज लार्जर, ठीक ना, जब ये लार्जर होगा तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, ठीक ना, अट्रैक्शन डोमिनेट, ठीक ना। तो जब अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा अट्रैक्शन डोमिनेट कब करेगा, जब एक तो नेगेटिव हो एक तो पॉजिटिव हो, ठीक ना। अट्रैक्शन तभी डोमिनेट करेगा जब एक तो नेगेटिव हो दूसरा वाला पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी जब एक नेगेटिव रहेगा दूसरा पॉजिटिव रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि माइनस के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर ए बी, है कि नहीं, ऐसे ही होगा बच्चों, है ना। मैं ऐसा लिख देता हूं ए बी, है ना। अब देखिए जैसे जैसे ये दोनों क्लोज में आएंगे, सुनिएगा, जैसे ये दोनों जो एटम थे, ठीक ना, जो इनफाइनाइट पर दोनों एटम थे ए और बी, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आएंगे तो आर ए बी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। आर ए बी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि देखिए अगर आर ए बी डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, समझ गए ना। यानी अगर हम लोग नेगेटिव साइन को कंसिडर करेंगे देन पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी नेगेटिव में, ठीक ना, ये चीज है। अच्छा दूसरा जो चीज है, इफ ए एंड बी आर वेरी क्लोज, जब एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं तब क्या होता है भाई, तब यहां पर रिपल्सन डोमिनेट करता है, रिपल्सन विल डोमिनेट, है ना। तो रिपल्सन डोमिनेट करता है, तो जब रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो ध्यान दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू ए क्यू बी, समझ गए, डिवाइडेड बाई आर ए बी। अब देखो यहाँ पर दोनों चीजें क्या होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव होंगी, या फिर दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर आर ए बी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, मतलब आर ए बी डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक ना। तो इस चीज को समझिए आप लोग। अब देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, मैं दूंगा टाइम आप लोगों को लिखने के लिए, बस एक बार देख लीजिए पहले। ये देखिए ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे करके, वैसे यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये सर देखिए एक बार ध्यान, पिछले स्लाइड में जाएंगे।
हाँ हाँ, मैं ना उसको लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो। कुछ डाउट है क्या? ठीक है सर। मैं लिखने का नहीं टाइम सर दूंगा। मैं लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर आर ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। ध्यान से देखिए, आर ए बी पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से है। अब देखो ध्यान से कि जब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, मैं बोल रहा था कि जब आर ए बी की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था, जब लॉन्ग रेंज पर है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो माइनस के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई आर ए बी। और आर ए बी जब इंफिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी अगर हम लोग बात करें आर इंफिनिटी, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा कुछ ऐसे, है ना। अब देखिए आर ए बी की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज, मैंने बताया। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज में आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ये ऐसे करके ये डिक्रीज की यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि अट्रैक्शन अब डोमिनेट नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि अब बहुत क्लोज में आ गए, तो इनके बीच में मान लीजिए रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है। तो ये देखिए ग्राफ क्या होगा? ऊपर जाना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ये ऐसे करके आएगा ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं, देखिए एक मिनट। देखो पहले तो ये काफी ज्यादा डिस्टेंस पर थे, है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है ये, मान लीजिए इनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा क्लोज में आए हैं एक दूसरे के ना, थोड़ा क्लोज में आए हैं, अभी भी अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। अब इसके बाद में बच्चों मान लीजिए कि और भी क्लोज में आ गए, थोड़ा ये लास्ट वाला नहीं दिखाते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर है ऐसे, इस तरीके से क्लोज में आए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट केस में, यहाँ पर दिखाने से अच्छा है ऊपर में मैं दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पर ए और बी क्लोज में है, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज में होंगे, ऐसे करके एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब ओवरलैप कर रहे हैं, सुनिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस। अब जब ये और क्लोज में आएंगे ना एक दूसरे के, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्सन। इसलिए रिपल्सन डोमिनेट करने लगता है कुछ देर के बाद में, ठीक ना। जब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में रिपल्सन डोमिनेट करने लगता है, और ऊपर में ये कहने का मतलब कि वो पुट ग्राफ जो होगा ऊपर जाने लगेगा। इस तरीके से है ये, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसे है ये सारी चीजें। यहाँ पर अच्छा, ये जो होता है ना, ये मोस्ट स्टेबल केस होता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम है, ठीक ना। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अब ध्यान दीजिएगा, जो दोनों एटम ए और बी है ना, यहां तक आकर के रुक जाएंगे, अब इससे ज्यादा क्लोज में नहीं जाएंगे एक दूसरे के, ठीक ना। इससे ज्यादा क्लोज में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो रिपल्सन डोमिनेट करने लगेगा। तो यहीं पर आकर के रुक जाएंगे, और रुक जाने के बाद में हम लोग बोलेंगे कि देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन मोस्ट स्टेबल केस। तो इसी को हम, इसी आर ए बी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, है ना। इसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, ठीक ना। अच्छा, ये जो एनर्जी होती है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक ना, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। भाई एक बात बताइए कि अगर इतनी एनर्जी दे दिया जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो जाएंगे। ये देख रहे हो ना कि अगर आपको ऐसे जाना पड़ेगा ना, देखिए उल्टा, अगर आप एनर्जी दोगे तो ये एटम क्या होंगे? एक दूसरे से दूर में जाना शुरू कर देंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा बॉन्ड। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मिलेंगे, मतलब एक दूसरे को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे। तो वहां पर
बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड एनर्जी। ये है आपका बॉन्ड एनर्जी, ठीक ना। ये है बच्चों ग्राफ इसका, ठीक ना। तो समझ में आया बच्चों आप लोगों को? बोलिए भाई। हाँ सर। हाँ सर। शाबाश बच्चों। तो मैं पहला पेज खोल रहा हूँ, वहां से आप लोग लिखिए तो जल्दी जल्दी। पहला पेज तो लिख लिए हो आप लोग, दूसरा पेज लिखिए। इसका हेडिंग क्या बोले थे, मैं बोल देंगे। हाँ, रीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। लिख लिए बच्चों फर्स्ट पेज? लिख लिए सार्थक? हाँ सर। ठीक है बच्चों, दूसरा पेज लिखिए। लिख लिया अभिषेक नंदी सेकेंड पेज? हाँ सर। वाह, ये वाला लिखिए बच्चों। ये बॉन्ड एनर्जी समझ में आ गया ना आप लोगों को? देखिए हाँ सर। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाँ जो सर। एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए कंपाउंड जो होगा यहाँ पर होगा, इस एनर्जी लेवल पर होगा, और उनको अगर हम लोग मान लीजिए बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब ना, दोनों एक दूसरे से कहां पर हो जाने चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और इनफाइनाइट डिस्टेंस कब हो रही है? इनफाइनाइट डिस्टेंस होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी जो है, और क्या बोलता हूँ कि वो जीरो में से माइनस कर दोगे, जीरो पोटेंशियल एनर्जी से, तो वही जो होगा ना उसी को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। ये हो गया बच्चों, ठीक ना। लिख लिए होंगे आप लोग, है ना। तो अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा यहां से, इससे पहले ये वाला जो ग्राफ है ना, इधर लिख लीजिएगा अट्रैक्शन डोमिनेट, ठीक ना। यहाँ पर अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, ठीक है। और इस साइड में क्या है? रिपल्शन डोमिनेट करता है, रिपल्शन डोमिनेट करता है, ये चीज है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक ना। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक ना। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक ना। अच्छे से समझिएगा भाई, आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हालांकि पढ़ते आ रहे हो आप लोग काफी बचपन से ही। देखिए सोडियम NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे फॉर्म होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा एक चीज मेरे को बताइए आप लोग कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस? बताइए भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक? बोलिए बच्चों। कहीं पर भी याद रखिएगा, कहीं पर भी अट्रैक्शन हुआ मतलब वहां पर एनर्जी लूज करेगा, यानी क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हमेशा याद रखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो लिख लीजिएगा भाई
कहीं पर भी आप लिख लीजिए, स्टार्टिंग में ही जहां पर बॉन्ड लिखे हो वहां पर लिख सकते हो आप कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई भी अट्रैक्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। अब देखिए हमारे पास में आयोनिक बॉन्ड है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए NaCl है। तो सबसे पहले बच्चों ये NaCl बना कैसे, मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, ठीक ना। क्लोरीन जो होता है ये 17 होता है, यहाँ पर होता है 287। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ऑक्टेट रूल होता है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी एटम अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, देन दैट कंपाउंड दैट एटम विल बी स्टेबल, ठीक ना। 8 इलेक्ट्रॉन होने पर स्टेबल होता है। तो देखिए सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को देगा। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट विल फॉर्म सोडियम प्लस, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन माइनस। अब देखिए सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना, ये 2,8 होता है, और यहां पर ये क्लोरीन माइनस, ये हो जाएगा 288, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, ठीक ना। तो ये जो अट्रैक्शन है, इसी अट्रैक्शन को ही हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक ना। इसी अट्रैक्शन को ही बोला जाएगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक ना। ये इस तरीके से है, ठीक ना। जैसे इसी तरीके से मैं कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ CaCl2 की, ठीक ना। तो यहाँ पर CaCl2 में क्या होगा, कैल्शियम है। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन 2882, ठीक ना। और उसके बाद में क्लोरीन है, तो यहाँ पर देखिए 287। अच्छा ऊपर में भी क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी 287, ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको देंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, तो यहाँ से कैल्शियम 2+ हो जाएगा, और ऊपर में भी क्लोरीन माइनस, यहाँ पर भी क्लोरीन माइनस, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर बन जाएगा ना आपका CaCl2, ठीक ना, इस तरीके से। तो दिस विल बी द फाइनल कंपाउंड, और इस तरीके से कंपाउंड बनता है यहाँ पर। तो इसको बच्चों आप लोग जल्दी से लिखिए, और इसके बारे में 2-3 पॉइंट। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है। अच्छा ठीक है, लिखिए, मैं बता रहा हूँ, लिखिए इसको। लिख लिए आकाश, आकाश, हाँ सर। वाह, लिख लिए ना। हाँ, तो देखिए बच्चों ध्यान से, NaCl जो होता है ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी एक टर्म होता है। छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग नहीं, पहले 2-3 पॉइंट लिखिए। तो इसमें लिखिएगा आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड इज, ionic bond is electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between cation and anion, ठीक ना। ये है दूसरा पॉइंट, इसी में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि इट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इट इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें तीसरे पॉइंट में ना आप छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तीसरा ही पॉइंट में इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक ना।
तो इसमें डैश देके लिखिएगा कि इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is number of electron lost or gain, number of electron lost or gained by atom. इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाई एटम, ठीक ना। अब इसमें एग्जांपल लिख लीजिएगा भाई, एग्जांपल जैसे सोडियम है हमारे पास में, सॉरी NaCl है, तो इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, यहां पर सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इट विल आल्सो बी 1। जैसे हम बात करते हैं CaCl2, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ कैल्शियम, तो इट विल बी 2, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इट विल बी 1, ठीक ना। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। MgO का इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखेंगे MgO, और MgO हो गया, और कौन सा लिखोगे भाई, AXBY का लिख दीजिए, AXBY है ना, इसका दोनों का इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखिए। तो सर वो थर्ड पॉइंट क्या बोले थे, बोल देंगे? थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी मैंने लिखवाया था हेडिंग। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ सर हो गया। तो MgO का लिख लिया आप लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब हाँ होता सर, है ना दोनों का हो कि गया। क्या क्या लिखे हो भाई, Mg का क्या लिखे हो, सर 2 2 सर, ऑक्सीजन का 2। ही होगा सर। 2, और यहाँ पर A का बताइए, A का Y होगा सर, B का X। हाँ सर। A का Y, B का Z। सर B का X है। B का X होगा, हाँ ठीक ना, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक ना। तो ये है। अच्छा एक पॉइंट और लिखिएगा भाई कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, वही एरो करके लिखिएगा बच्चों, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक ना। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि आयोनिक कैरेक्टर, ठीक ना, आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक ना, आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक ना। अच्छा एक पॉइंट और लिखिएगा भाई, एक पॉइंट और, सर आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा सर कि इसके पहले वाला पॉइंट आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यही था। हाँ हाँ हाँ, इससे पहले वाला वही था कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है सर। ठीक है। अब आगे लिख लीजिएगा कि बॉन्ड बिटवीन बॉन्ड बिटवीन ग्रुप 1 and group 17, group 1 and group 17 is most ionic, ठीक ना। ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के बीच में अगर कोई आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो ये काफी ज्यादा आयोनिक होगा, ठीक ना, ये चीज है।
अब आगे बच्चों लिख लीजिएगा कि फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नीचे का उसी में है। चलिए आप मैं रहा हूँ, ठीक ना। अच्छा बच्चों, बस 2 मिनट थोड़ा रुकिए, तो आप लोग बस 2 मिनट रुकिए। हाँ बच्चों, लिखिएगा आप लोग कि फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल है, मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और नॉन मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो। सर आप अभी क्या बोले, मैं बोल देंगे, फिर से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंडीशन फॉर फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में देखिए मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक ना। तो अब देखिए मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, ठीक ना। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और दूसरा होनी चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक ना। लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक ना। ये थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, हाई लैटिस एनर्जी। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी को हम लोग डिस्कस करते हैं, लिख लीजिएगा हाई लैटिस एनर्जी, थर्ड पॉइंट हाई लैटिस एनर्जी, ठीक ना। तो ये है बच्चों, अब मीटिंग आप लोग रीज्वाइन कीजिए, मैं लैटिस एनर्जी डिस्कस करता हूं, ठीक ना। इसको मैं एंड कर रहा हूं, आप लोग रीज्वाइन कीजिए तो।